और राउंड अप की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। केजरीवाल सरकार ने बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने की घोषणा कर दी है। इस बैठक में आप पार्टी के संयोजक और सीएम दिल्ली अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। बता दें कि यह फैसला दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद लिया गया। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जाएंगे। पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में यह फैसला लिया गया। बैठक में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और संजय सिंह सोमवार शाम को बेंगलुरु जाएंगे। दरअसल बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को बैठक का आयोजन होना है। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता पर फैसला लिया जाएगा। जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलुरु में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। इन तमाम पार्टियों के समर्थन से मुझे लगता है कि इस देश भर में अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी शख्स है, वो इस अध्यादेश के पक्ष में खड़ा होगा और हर वो शख्स जो देश से प्यार करता है, देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, वो इस देश के हितैषी होते हुए इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपना वोट देगा, अपनी आवाज बुलंद करेगा और हमें पूरी उम्मीद है। एनसीपी से बगावत कर महाराष्ट्र की सिंधिया सरकार में शामिल हुए अजीत पवार अचानक शरद पवार से मिलने के लिए वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे थे। इस दौरान अजीत पवार के अलावा प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस वार्ता की और कहा कि आज आदरणीय शरद पवार का आशीर्वाद लेने के लिए अजीत पवार, छगन भुजबल और हम सभी आए थे। हमने उनके पैर छूकर विनती की कि वो पार्टी को एक रखने पर विचार करें, जिस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साथ ही प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम सब ने शरद पवार से आग्रह किया और बताया कि आपके प्रति हम सब के मन में सम्मान है। हमारे सारे मंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुंचे आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना। एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं और इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके दी। अमित शाह ने कहा, ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में शामिल होने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। एक बड़ी ताकत, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने ट्वीट करके बताया भी कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत के साथ ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हुई है और एक बड़ा बल मिलेगा, इस बात की पुष्टि उन्होंने भी किया है और उसका प्रमाण पिछले चुनाव में हम दे भी चुके हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, वो अपना बैठक करें, हम एनडीए की बैठक में 18 तारीख को रहेंगे। वो अपना करें, हम अपना करें। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई जनता के बीच में ले जा करके घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब वो विपक्ष के लोग अपनी बात करें, हम अपनी बात करें।
खबर दिल्ली से है, जहां यमुना के बढ़े जलस्तर की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मौजूदा हालात का सीएम अरविंद केजरीवाल ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजधानी के 6 जिले प्रभावित हैं, अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए गए हैं। कोशिश यही है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहां पर कैंप लगाया जाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि स्कूल 1-2 दिन और बंद रह सकते हैं। दिल्ली में बाढ़ के हालात को देखते हुए गुरुवार को सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतज़ाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाज़ार जो जहाँ पे पानी घुस गया वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से ये बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफ़ी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज़ बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के उसके लिए। बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद वहाँ पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें। इसका भी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करेंगे। पटना में हुए लाठीचार्ज के दिन बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेताओं ने जहानाबाद जाकर विजय सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी मौत पर सियासत कर रही है। तेरह जुलाई 2023 को हुई बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। रविवार को बिहार बीजेपी के बड़े नेता जहानाबाद पहुंचे और टाउन हॉल में दिवंगत विजय कुमार सिंह को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेताओं ने विजय सिंह के रिश्तेदारों को 15 लाख का चेक सौंपा और परिवार को बीजेपी ने गोद दिया। आज श्रद्धांजलि सभा था, इसमें हम लोग बहुत भावुक हैं। हमारे साथी हमारे बीच से चले गए और हम आंदोलन करते रहे। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में सीएम नीतीश कुमार को विजय सिंह की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया। सबसे बड़ा गुनहगार बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार इस हत्या का दोषी है और हत्या करके तो महापाप किया है और इस पाप का बदला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही लेंगे। जबकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेता मौत पर सियासत करते हुए राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। अगर सम्राट चौधरी जी इस मुगालते में है कि बिहार की जनता उनके असली चेहरे को नहीं पहचान चुकी है तो उन पर क्या कहना है। की चोट पड़ेगी, वोट की चोट पड़ेगी और भाजपा की विदाई होगी और चीन के एजेंट चीन में जाकर रहें। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है और उनकी दोहरी सोच है और इस सोच का एक्सपोज हो चुका है। अब विजय सिंह की मौत पुलिस लाठीचार्ज से हुई या फिर उनकी मौत स्वाभाविक थी, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है। सरकार को घेरने का कोई भी मौका छूटना नहीं चाहती। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से आनंद अमृतराज और राजीव रंजन विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्राइम ब्रांच ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन के घर और दफ्तर पर एक साथ छापेमारी की। शशि सूदन के जन्म प्रमाण पत्र में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ छापेमारी की गई। डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में अपराध शाखा की टीम ने छापेमारी की। श्रीनगर के गुजवारा में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके प्रशासन उनके ऊपर अधिक आर्थिक बोझ डाल देगी।
भूमाफियाओं से अतिक्रमित पंडितों की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने में जिला प्रशासन श्रीनगर को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला प्रशासन ने बेमिना श्रीनगर की अबू बकर कॉलोनी में एक मंदिर की जमीन को सील कर दिया। मंदिर की संपत्ति पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था। मध्य कश्मीर के तहसीलदार द्वारा उचित जांच के बाद इस मंदिर की जमीन को वापस पा लिया गया। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि पंडित समुदाय के सदस्यों ने मांग की है कि अतिक्रमण की गई ऐसी और संपत्तियों को पुनः प्राप्त किया जाए, उन्हें वापस सौंप दिया जाए। और ब्रेक के बाद राउंड अप में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से टीम फाइनल की जा रही है। जहां एनडीए की बैठक के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान और ओपी राजभर की पार्टी सहित 19 पार्टियों को न्योता भेजा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बैठक में 25 दलों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। बेंगलुरु में विपक्ष का महाजुटान तो दिल्ली में होने जा रही है एनडीए की सबसे बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 में होगा, लेकिन 2023 में अपना अपना कुनबा बढ़ाकर मानसिक बढ़त बनाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी ने 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए 19 दलों को न्योता भेजा है। बिहार के 4 दलों को बैठक में शामिल होने का न्योता है। एलजेपी के चिराग पासवान को न्योता मिला है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस को न्योता मिला है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को भी बैठक में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। सूत्र ये बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को भी बैठक में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। वैसे तो एनडीए की तरफ से 19 दलों को न्योता भेजा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बिहार से चिराग पासवान और यूपी से सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने की हो रही है। माना जा रहा है कि ये दोनों गेम चेंजर साबित होंगे। खैर, एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है तो दूसरी ओर बेंगलुरु में विपक्ष का महाजुटान होने वाला है। 17 और 18 जुलाई को होने वाली बैठक में 25 दलों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। बैठक में गठबंधन के नाम के साथ साथ गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इस पर भी सहमति बनाई जा सकती है। चूंकि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी एकता की पहल शुरू की थी, इसलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संभव है कि नीतीश कुमार को ही गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। सीट शेयरिंग पर बात होना ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। जब गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग पर बातचीत होना, कितनी सीटें किस प्रदेश में कौन सी पार्टी लड़ेगी, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत इन बातों पर चर्चा होती है और इस पर निर्णय लिया जाता है। 2024 में क्या होगा ये तो तब पता चलेगा। फिलहाल विपक्ष के लिए सुकून देने वाली खबर ये है कि दिल्ली के अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी बैठक में शामिल होंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने एक बड़ी शर्त रख दी है। चिराग पासवान की शर्त है कि उनकी पार्टी को 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट दी जाए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए को मजबूत करने में जुट गई है। इसी के तहत 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक है। बैठक को लेकर बीजेपी ने बिहार के कई दलों को न्योता भेजा है। न्योता चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को भी है, लेकिन बैठक के पहले चिराग पासवान की पार्टी ने एक बड़ी शर्त रख दी है। चिराग की शर्त है कि उनकी पार्टी एनडीए में 6-1 के फॉर्मूले के साथ ही शामिल होगी, यानी चिराग की एलजेपी रामविलास को लोकसभा की 6 सीट और राज्यसभा की 1 सीट चाहिए। आधार पर भी हमको 6 सीट चाहिए और राज्यसभा का सीट चाहिए। और पार्टी में गठबंधन को ये जरूरी है कि हमारे नेता का डिमांड भी है बिहार में, और हम चाहते हैं कि हमको 6-1 का सीट मिले। ऐसा नहीं है कि शर्त रखने वाले चिराग पासवान अकेले नेता हैं।
शनिवार को चाचा पशुपति ने किया था दावा, रविवार को भतीजे चिराग ने रख दी शर्त। जी शनिवार को पशुपति पारस ने कहा था कि उनकी पार्टी में 5 सांसद हैं, वो 5 सीट तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, खासकर हाजीपुर से वो खुद लड़ेंगे, किसी को नहीं दे सकते। जबकि चिराग की पार्टी लोकसभा की 6, राज्यसभा की 1 सीट मांग रही है, क्योंकि 2019 में एलजेपी को 6 सीट मिली थी और तब रामविलास पासवान राज्यसभा भेजे गए थे। अब चाचा और भतीजे की शर्त को कितना मानती है बीजेपी, ये तो वक्त बताएगा। वैसे राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स और बार्गेनिंग कोई नई बात नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी के नए अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के आगाज के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर उन्हें एक्शन मोड में लाने की शुरुआत कर दी है। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही पार्टी के सभी नेता सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। एक रिपोर्ट। जयपुर में बीजेपी का चुनावी मंथन। 23 की जंग के लिए बीजेपी का नया दांव। ये गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। राजस्थान में एक ऐसी सरकार जिन वादों की बुनियाद पर चुन के आई, वो हर वादे पर विफल साबित हुई। नहीं सहेगा राजस्थान वाला प्रहार। आज हमें नहीं सहेगा राजस्थान। क्यों सहेगा राजस्थान, इस बात की शुरुआत करने आए हैं। बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के दौरे के ठीक बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नहीं सहेगा राजस्थान के नाम से उस अभियान का आगाज किया, जिससे पार्टी आम जनता की परेशानियों के जरिए सरकार को घेरने का माहौल बनाना चाहती है। नहीं सहेगा राजस्थान के नाम से सबके बीच में पहुंचेगा और जो ये कांग्रेस ने काम किया है वो सब तक पहुंचा के उनको उजागर करने का काम करेगा। नाकामियां उसके साथ साथ क्या काम जो मोदी जी ने किए हैं उनको आपको जनता तक पहुंचाने का काम करना है। नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन में मुख्य रूप से पेपर लीक, भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, महिला सुरक्षा और खराब कानून व्यवस्था को आधार बनाया गया है। इस अभियान के तहत 15 दिनों तक विधानसभा चौपाल, ढानी और वार्ड स्तर तक धरना प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार की नाकामयाबी पर फेल कार्ड का गांव-गांव और ढानी के हर घर तक वितरण किया जाएगा। आंदोलन के तहत प्रत्येक विधानसभा में एफआईआर कैंप लगाए जाएंगे। वहीं प्रत्येक विधानसभा स्तर पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों का दायित्व युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा को दिया गया है। यानी एक और जहां गहलोत सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता को फायदा पहुंचाने का दावा कर रही है, तो बीजेपी उन योजनाओं को फेल बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि उत्पीड़न में नंबर 1, पक्षपात में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1, ये है यूपीए की सरकार। जरा से वो बोले कि जो मेडिकल सुविधाएं गहलोत सरकार ने दी उसके बारे में क्या रहा है। जो सिलेंडर दिया है फ्री, महिलाओं को 1000 रुपए दिया है, जो योजनाएं उन्होंने बनाई जिससे सीधी जनता लाभान्वित हो रही है। हिमाचल और कर्नाटक में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने चुनाव जीता, तो वही फॉर्मूला अब बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ आजमाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के पास भी पलटवार का आधार है। गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का
काम करने का चाल चरित्र है, इसको हमको समझना चाहिए। गहलोत जी के दामन पर एक छोटा सा भी दाग नहीं। उनकी ईमानदारी के बारे में क्या रहा है, पर जिस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके राष्ट्रीय नेतृत्व पर कितना सवाल उठ रहा। अब वही राफेल, फिर गए राफेल में, अब की हवाई जहाज नहीं, पनडुब्बी ले आए फ्रांस से जाके, यहां से जाके, वहां से जाके। तो सबसे बड़ी घोटालेबाज अगर कोई सरकार है तो वो है भाजपा की मोदी सरकार। जयपुर दौरे पर आए बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी ने राजस्थान सरकार पर वादा खिलाफी के जो आरोप लगाए उसे भी पार्टी जोर शोर से उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जब आश्चर्य होता है कि अलाकमान को मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं, मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं, मंत्रियों को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, और इस सरकार पर राजस्थान की जनता का विश्वास नहीं। वहीं सरकार पर हमले के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश पदाधिकारी और विधायक दल की बैठक लेकर उन्हें चुनाव से जुड़े कई अहम निर्देश दिए हैं। नड्डा के इस कार्यक्रम से बीजेपी एकजुटता का भी संदेश दे रही है, यानी पीएम मोदी के चेहरे और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ ही राज्य सरकार की नीतियों का विरोध बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा होगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। छत्तीसगढ़ में अब चेहरे पर सियासत तेज हो गई है। बदलाव की बयार थमते ही कांग्रेस ने चुनावी चेहरे को लेकर बीजेपी को टारगेट पर ले लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सूबे में बीजेपी के पास न कोई चेहरा है, न नेतृत्व है और न ही कोई मुद्दा है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सीएम भूपेश बघेल के सुर में सुर मिलाया है। आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में तमाम बदलावों से गुजरने के बाद बीजेपी कांग्रेस में चुनावी चेहरे पर सियासी जंग शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि बीजेपी यहां भी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ ले। कई राज्यों में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और हार भी मिली, जिसका ताजा उदाहरण कर्नाटक का चुनाव है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास ना कोई चेहरा है, ना ही नेतृत्व है, ना मुद्दा। देखिए, मोदी के चेहरे पर अनेक राज्यों में चुनाव लड़े और उसमें उसको मात मिली है। अभी ताजा तरीन कर्नाटक की बात कर सकते हैं और हिमाचल की बात कर सकते हैं। तो स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन भी हो गया प्रदेश में और मुद्दाविहीन। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ लेते ही दीपक बैज भी फुल फॉर्म में आ गए। मुख्यमंत्री बघेल के सुर में सुर मिलाते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी को नेतृत्व विहीन और मुद्दा विहीन करार दे दिया। दीपक बैज ने कहा, 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद प्रदेश बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे प्रमुख विपक्षी पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके।